बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। आज हम मार्च 2020 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने आपको गणित के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हल करके दिए हैं। आशा है आपने उनसे पूर्ण लाभ उठाया होगा। और आज हम मार्च 2020 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के 3 भाग हैं। पहला भाग फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो का। आइए प्रारंभ पहले हम करते हैं। फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कहलाती है। क्या बोलते हैं उसकी गति को हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर एक समान साथ चाल से चल रही है तो वो एक समान वृत्तीय गति होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, उसका संवेग क्या होगा? क्या होगा उसका संवेग? mv। क्या होगा? mv। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो डैश आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। डैश से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। कौन सी होती हैं ये? 20 हर्ट्ज से कम की। कितनी? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियां जो हैं अपश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। इन्हें हम नहीं सुन पाते। ठीक है, हम कौन सी सुन पाते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। ठीक है, ये ध्वनियां तो चमगादड़ वगैरह। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफाइन एक्सेलरेशन, राइट यूनिट्स एंड फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? त्वरण किसे, क्या क्वेश्चन बताया हमने आपको? त्वरण किसे कहते हैं? वैसे क्या होता है त्वरण? डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं इसको हम? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है इसका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना? और हम इसको कैसे लिखते हैं? मान लो ए वी माइनस यू अपॉन टी। आपको ये फार्मूला याद भी रखना है। अगर इस फार्मूले को हम आगे इलेबोरेट करना चाहें तो कैसे हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और हम इसको ऐसे याद रखते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ये ध्यान होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है एक्सेलरेशन? एसआई यूनिट्स क्या होते हैं इसके? देखिए, एसआई यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होंगे इसके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। और टाइम के जो आप यहाँ से देखेंगे, टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया? फार्मूला ही बताया, इसके यूनिट्स भी बताए। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, और फार्मूला क्या बताया? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, ये आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन व्हेन सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग बस, then we fall in the forward direction because the lower part of our body comes to a rest, but
as the bus come to rest, but upper part of our body continues to move forward due to inertia of motion। ठीक है ना। जब हम अचानक बस रुकती है तो क्या होता है, हमारा निचला हिस्सा तो रुक जाता है, जहां हम बैठे हैं वो तो एकदम रुक गया, और ऊपरला हिस्सा मोशन में रहने का प्रयास करता है, इस कारण जो है हम आगे की तरफ गिरते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन के आपने दो प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशंस बतानी है, व्यवहारिक उदाहरण बताने हैं, कहाँ इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, आप ध्यान करेंगे कि जैसे मेगाफोन होते हैं या स्टेथोस्कोप होते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए। अब देखिए, जो मेगाफोन होते हैं या आपके हॉर्न्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि साउंड जो उनकी है, पर्टिकुलर साउंड जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जो ध्वनि का परावर्तन है, उसके कारण वो विशेष दिशा में जाती है, जिससे उनकी साउंड हमें ज्यादा मिलती है। इस तरह स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर लगाते हैं, आपने देखा होगा। उस स्टेथोस्कोप में क्या होता है, वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर उसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, जो विद इन हमारी बॉडी के अंदर जो साउंड्स होती हैं, हार्ट बीट वगैरह होती है, उसको सुनने के लिए उसका यूज करते हैं। वहां पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स जो है वो यूज की जाती हैं। तो ये दो हमने आपको यहाँ बताए। क्या क्या बताए, एक तो मेगाफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में होता है, या और हॉर्न्स में होता है, और स्टेथोस्कोप में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, a ball thrown up vertically returns to thrower after 6 सेकंड। जो बॉल है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। ज्ञात कीजिए द वेलोसिटी विद विच इट वाज टेकन। अब थ्रोन अप, कितनी वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई थी। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, कितनी ये मैक्सिमम हाइट गेन कर पाएगी। ठीक है, और बताना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या होगी। बच्चों, जब कोई उसको गेंद को पकड़ के खड़ा है व्यक्ति, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, प्रारंभिक वेग कितना हो गया उसका, 0, क्योंकि उसके हाथ में है वो। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना हो गया उसका, 0 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी बात आप क्या ध्यान करेंगे, जब वो बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, तब वहां क्या होगा, एकदम वो रुक जाएगी, और रुकने के बाद फिर उसकी वेग जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि शुरू में भी जीरो था, लास्ट में भी जीरो हो गया। अब देखिए, तो दूसरा क्या है, क्या बोलता है ये, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड। ऊपर फेंकी गई वापस 6 सेकंड में नीचे आती है। मतलब जितना उसको ऊपर जाने में समय लगा और जितना नीचे आने में समय लगा, सपोज करो टाइम टी है, तो उसको 6 सेकंड लगे, और 2t जो है 6 के बराबर, टी कितना आ जाएगा हमें, 6/2, दैट इज 3 सेकंड। ये आपने विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आने और जाने का समय है, दोनों का समय 6 सेकंड है, तो उसके बाद समय कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 सेकंड। कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। अब देखिए, हमारे पास फार्मूला वैसे क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए टी होता है, परंतु यहां पर हम ए नहीं लेते, यहां पे हम क्या लेंगे बच्चों, जी लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या लेंगे, जी प्लस, सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है। g क्या है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, जिसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, और t हमारा टाइम हो गया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ v क्या है, 0। ठीक, उसके बाद देखिए उन्होंने क्या पूछा, किस वेग से ऊपर फेंकी गई। अब यहाँ पे हमने u एक बार निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में। u इज इक्वल माइनस 9.8 इंटू 3। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर हम पहली कंडीशन में निकाल रहे हैं ये। कभी आप कहेंगे जी आपने यहाँ 0 बताया था आपको, प्रारंभिक में 0 थी, पर जब ऊपर फेंक रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए, 0 इज इक्वल टू यू माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 27 और 2 29, और ये आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग में जब वो फेंकी गई, तब उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते समय इतनी थी।
ठीक हो गया। अब हमने बताना मैक्सिमम कितनी हाइट वो गेन कर पाएगी। अब मैक्सिमम हाइट के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, देखिए s इज इक्वल टू, याद होगा आपको, ये फार्मूले आपने याद भी रखने हैं। सेकंड पोर्शन कर रहे हैं हम इसका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है ना। इन केस ऑफ फर्स्ट जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो एक ही जगह हम क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं, ठीक है। एस हमने फाइंड आउट करना यहाँ पे, और u हमारे पास 29.4 मीटर पर सेकंड आया यहाँ पे, 3 सेकंड टाइम है, प्लस हाफ माइनस 9.8, ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही है, ये g माइनस हो जाएगा, इंटू टी दैट इज 3, ठीक है। 3 स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे हमने बताया नहीं था आपको, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे यहाँ प्लस और ये माइनस था, तब जाके हमारे पास माइनस आया था ये। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 का 2 हंसी लगा 1, 27 और 1 28 का 8, हंसी लगा 2, 6 और 2 8, प्लस इसको अगर इससे हम कट कर दें आ जाएगा 4.9, और ये आ जाएगा हमारे पास 4.9 इंटू 9, ये माइनस का साइन है यहाँ, और ये आ गया 88 माइनस नव का 8, 36 और 8 44, ये आ जाएगा हमारे पास 44.1 मीटर। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई, वो इतनी ऊंचाई पर वो बॉल जाएगी। थर्ड पोर्शन में उन्होंने पूछा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या होगी। अब आप देखिए 4 सेकंड में बॉल कहाँ होगी, हमने क्या कहा 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, तो 4 सेकंड में क्या होगा, वापसी की पोजीशन में होगी वो, ठीक है। तो टाइम देखिए टोटल हम क्या मानेंगे, ऊपर से नीचे आते हुए 4 मिनट 4 सेकंड वो थे, -3, 1 सेकंड आ गया हमारे पास यहाँ, ठीक। और ऊपर से जब यहाँ गई थी, सपोज करो यहाँ से इनिशियल पॉइंट था और ऊपर गई, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया यू इसका। अब तीनों कंडीशन अलग अलग हैं, यहाँ पे यू 0 हो गया इसका, और जी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। अब यह देख लेना, पृथ्वी के जब सेंटर की तरफ कोई वस्तु आ रही होती है तो जी जो है वो प्लस में रहता है, अगर उस पृथ्वी के सेंटर से दूर की तरफ वापस जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी जो है वो माइनस में लेना पड़ता है हमें, ठीक है। अब देखिए u भी है हमारे पास, यहाँ पे g हो गया, ये हमारे पास t आ गया, और s हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना, फार्मूला वही है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब u को 0 हो गया, प्लस 1/2, आपने यहाँ समझना है यहाँ u 0 क्यों हुआ है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हमने वहां से स्टार्ट किया कि उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगी, और टाइम 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 0, प्लस इसको अगर हम कट कर दें 4.9, और 4.9 इंटू 1, और s इज इक्वल टू हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.9 मीटर। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब उन्होंने पूछा उसकी पोजीशन ऑफ बॉल क्या है। अब पोजीशन ऑफ बॉल कहाँ थी, स्टार्टिंग में जब बॉल थी तो वो किस पोजीशन पे थी, 44.1 मीटर की दूरी पर थी, ठीक है ना। हमने डिस्टेंस कितना निकाला था कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी होगी, 44.1, ठीक है। अब यहाँ से 4.9 वापसी में है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि बॉल ऊपर गई और यहाँ से वापस नीचे आ रही है, जो नीचे आ रही है 1 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंचेगी, और ये पोजीशन बतानी है हमने कहा है। अब कैसे पता लगा, ये 44.1 था, और यहाँ से जब वापस आ रही है ये 4.9 तक यहाँ आ गया, तो इसमें दोनों को इसको लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द पोजिशन ऑफ बॉल आ जाएगी, पोजिशन ऑफ बॉल आ जाएगी, और इसको लेस करके कितना आ जाएगा, ये 2, और ये आ जाएगा 39.2 मीटर, ये हमारी बॉल की पोजीशन आ जाएगी। ये हमारे पास 7th क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है, what are the various energy transformation that occurs when you are riding a bicycle, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती हैं। सिंपल सी बात है, जब हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारी कौन सी एनर्जी लग रही, पेशीय एनर्जी लग रही बच्चों, कौन सी एनर्जी लग रही, पेशीय ऊर्जा लगती है। और वो पेशीय ऊर्जा काहे में बदलती है, देखिए हीट चेंज होती है ना, ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। काहे में बदलती है, ये गतिज ऊर्जा में। और गति किसको मिल रही है, साइकिल को, किसको मिलती है, साइकिल को। और क्या काम होता है, जो हमारी
पेशीय एनर्जी है, जो पेशीय ऊर्जा है, ये हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदलती है। ये आप कैसे अंदाजा लगाओगे? जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपके शरीर में गर्मी आती है, बहुत तेज साइकिल हमारी बॉडी को गर्म करती है और उससे काइनेटिक एनर्जी हो रही, काइनेटिक एनर्जी से जो है साइकिल को वेलोसिटी मिलती है। तो सिंपल सी बात है, वैसे आप इतना लिख दोगे तो काफी है, पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट्स इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सम मस्कुलर एनर्जी विल कन्वर्ट इन हीट एनर्जी आल्सो। ठीक है ना, बॉडी को हमारी हीट भी मिलती है। तो आपने यहाँ पे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतने में आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको क्या ध्यान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। क्या होता है इसका? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। केवल क्या होता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be converted from one to another form and total energy of system remain constant। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, यह केवल रूपांतरित होती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, और कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, कांस्टेंट होती है। ध्यान, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पार्ट उन्होंने बनाए हैं इसके। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों ये पिछले पेपर में भी आया था, हमने आपको जो पिछला पेपर सॉल्व कराया था। तो क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। ठीक है ना, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? द एनर्जी possessed by body, ठीक है, by virtue of its position, by virtue of its position is called potential energy। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, क्या बोला हमने आपको? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बच्चों कई बार आपसे इसका फार्मूला पूछ लेते हैं, तो आपने क्या बोलना? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। mgh, मान लो कोई बॉडी है, कोई एक आपने छोटी सी ईंट का टुकड़ा लिया, उसका वेट आपको कम हैगा, ठीक, और उसको एक आपने 1 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया। ठीक, अब नीचे गिराएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर उसको उसकी हाइट बढ़ा देंगे, थोड़ा ऊंचे से गिराएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। और अगर ईंट बड़ी ले लेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, जी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम अक्सर ले लेते हैं इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वेट और हाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्या वस्तु की स्थिति है। ठीक है ना, और एग्जाम्पल पूछे थे, आप कोई सा भी ले सकते हो। बांध में रुका हुआ पानी, ठीक है ना, मेज पे रखी हुई कोई बॉटल, ठीक, दीवार पे रखी हुई ईंट, कुछ भी ले सकते हो आप। बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर, कोई बॉल जमीन पे पड़ी है, ठीक है, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है ऑफ द बो, कुछ भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो जो उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, तो हम उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ हुआ है बच्चों। इसमें एक हमारे पास ऑप्शन में अथवा में क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। व्हाट इज पावर, राइट इट्स एसआई यूनिट्स। पावर किसे बोलते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की शक्ति को, कार्य करने की ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, वर्क देखिए, ठीक है ना, कार्य करने की दर को
हम शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और पावर कैसे निकालते हैं हम? वर्क डन बाय टाइम, कितने समय में कितना काम हुआ। ठीक है ना, किया गया कार्य और उस कार्य में करने में लगा समय, ये क्या होता है? पावर आ जाती है हमारी। और इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं? एसआई यूनिट्स ऑफ पावर वो क्या है? वाट। ठीक है, और डिफरेंट यूनिट क्या होते हैं आपने देखा होगा, कभी जो पावर हाउस होते हैं उन पे क्या लिखा होता है? वाट, किलोवाट। ये फिर है जो बड़े जो यूनिट्स होते हैं, वाट है, किलोवाट है, मेगावाट है, वो हो जाते हैं। तो ये हमने आपको पावर और उसके यूनिट्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 मार्क्स का था, इसी के साथ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और उन्होंने दिया है। 2 girls each of weight 200 Newton climbed up a rope through a height of 4 meter. Girl A takes 10 seconds while B takes 30 seconds to accomplish this task. What is the power extended by each girl? दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 200 न्यूटन है, एक रस्से पर 4 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। इस कार्य को करने में एक लड़की ए 10 सेकंड का समय लेती है और दूसरी जो है वो 30 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई हमने शक्ति बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर उन्होंने 200 न्यूटन दिया है, तो ये एम जी आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? ये क्या बोलेंगे इसको हम? एम जी। ये 200 न्यूटन है, इसको हम बोलते हैं वेट ऑफ गर्ल। वेट ऑफ गर्ल यानी कि लड़की का भार। ठीक, और हाइट कितनी है? एच कितना है? 4 मीटर। कितना है ये? 4 मीटर। और टाइम कितना लगा उसको? 10 सेकेंड। कितना लगा उसको? 10 सेकेंड। सबसे पहले अगर हम इसका W निकाल लें तो W कैसे निकलेगा? वर्क डन mgh। ठीक है ना, यानी कि 200 इंटू 4 दैट इज 800। अब हमने पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकालेंगे? देखिए, अब यहाँ P कैसे निकालेंगे इसका पावर? mgh अपॉन टी, यानी कि W अपॉन टी। W कितना आया हमारे पास इसका? 800, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो कितना आ गया? 80 वाट। कितनी आ गई वो? 80 वाट। ये फर्स्ट केस है जो ए लड़की के लिए हमने बनाया। ठीक है, अब बी वाली देखिए क्या लड़की करती है वो। उसमें क्या चीज? उसमें भी mg तो 200 है उसका भी। ठीक है ना, टाइम उसके लिए कितना है? वो भी 10 सेकेंड है। नहीं सॉरी, उसमें कितना? 30 सेकेंड है उसका टाइम, और हाइट उसमें भी 4 मीटर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसका W निकाल लेंगे mgh करके। वो आएगा 200 इंटू 4 दैट इज 800। ठीक है, और P निकालनी है हमने, तो W अपॉन टी 800 अपॉन 30। ठीक है, 0 से 0 कट कर देंगे, 80 अपॉन 30 इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 के 6 बज गए 20 और 18 6 लगभग ये हमारे पास इतना वाट इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है बच्चों। इन्होंने पूछा एसआई यूनिट्स ऑफ वेट इज, भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अभी करा इससे पिछले सम में हमने, इससे पिछले सम में हमने इसको आपको करके दिखाया था कि भार का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, जहां पे इन्होंने 200 न्यूटन भी लिया था। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन। अब हमने कैसे देखना है? यहाँ पे देखिए गलत क्यों है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे, पहले इससे पहले वाला शेल पूरा होना चाहिए। यहाँ पे 7 तो हो ही नहीं सकता, वहां तो 8 होना चाहिए, तभी तो आप अगले में 8 डालोगे। ठीक है, अब दूसरा ये गलत क्यों है? क्योंकि फर्स्ट में 7 कभी नहीं आते, फर्स्ट में तो 2 आते हैं।
ये भी गलत है क्योंकि इसमें फर्स्ट में 1 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट में 2 है, सेकंड कंप्लीट है 8 और थर्ड में रिमेनिंग है, तो 287 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बच्चों आपको अगर इसमें पूछे कि संयोजकता कितनी है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है 7, जैसे 8 है ना, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो संयोजकता कितनी होगी 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11th, why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? आप ये वर्षा भी इसी कारण होती है, बर्फ इसी कारण पड़ती है, क्या तरीका होता है इसका? जो वाटर वेपर्स होते हैं प्रेजेंट इन एयर, हमेशा वायु के अंदर जो है, आप ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपने हल्का सा डायग्राम भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये यहाँ पे वाटर वेपर्स शो कर दीजिए और अंदर पानी शो कर दीजिए। इसमें जो बेटे वायु होती है, वायु में जल वाष्प रहते हैं, ठीक है ना, और जब इस ठंडे गिलास से आके वो टकराते हैं तो क्या होता है, वो जब ठंडे गिलास से आके टकराएंगे तो क्या होगा, लॉसेस ऑफ एनर्जी एंड दे गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। जो ये वाटर वेपर्स हैं क्या होगा, वाष्प हैं, ये एनर्जी लॉस कर देंगे और जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे, विच वी कैन सी द वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, ठीक है। क्या बताया था हमने आपको कि जो गिलास होता है, गिलास में बर्फ का पानी है, ठंडा पानी है इसके अंदर, ठीक है। इसमें ठंडा पानी होने से क्या है, इसकी आउटर सतह जो सतह है वो एकदम ठंडी हो गई है, और जो वायु में जल वाष्प हैं, जो वायु में जल वाष्प हैं, जब वायु इसके साथ आके टकराएगी तो इस ठंडे होने के कारण ये जल वाष्प पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल और फिजिकल चेंजेस, निम्नलिखित में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भिन्न भिन्न कीजिए, बताइए। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड किस तरह का परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ठीक है। मक्खन को अगर वापस पे हम जमा भी सकते हैं तो फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, जल का वाष्प बनना। अब जल के और वाष्प की दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, तो ये फिर फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि इसमें केवल हम स्टेट चेंज हुई है उसकी, ठीक है ना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, लकड़ी या कागज का जलना, जो लकड़ी और कागज जलती है, जलने के बाद राख बनती है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो ये कौन सा चेंज हो गया हमारे पास, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। क्या ध्यान रहेगा, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, केवल आपने अंडरस्टैंडिंग से इसका जवाब दे देना है। अगला देखिए, व्हाट इज अ सोल्यूशन, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, विलयन क्या होता है, इसके गुण धर्म बताइए। किसे बोलते हैं, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस नोन एज द सॉल्यूशन। और आप देखिए, विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन की क्वालिटीज क्या होती हैं, विलयन समांगी मिश्रण होता है, इसके जो कण होते हैं उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। और जिसे हम नेक डाई से नहीं देख सकते, ठीक है। क्या ध्यान रखना आपको, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते, और अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण क्या होता है, गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, इसके कण छोटे होते हैं, तो इसके कारण इसमें से प्रकाश की किरणें, हमेशा याद रखो विलयन में से जब प्रकाश गुजरता है तो उसकी किरणें नहीं फैलती, ठीक है। और छान कर इसको हम अलग नहीं कर सकते, क्या बताया हमने आपको, छान को इसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम विलयन को शांत भी छोड़ दें
तो इसके कण तली में कभी भी नहीं बैठते। ठीक है, ध्यान रखना आपने। जैसे सपोज करो आपने पानी के अंदर चीनी घोली, ठीक, अगर आप पानी को थोड़ी देर रख दोगे घुले हुए चीनी को, तो क्या चीनी नीचे बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है। ये समांगी मिश्रण होते हैं, इनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आपने मान लो पानी में चीनी घोल दी, तो क्या आपको वो चीनी नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। अपने छोटे आकार के कारण इनमें से प्रकाश की किरणें गुजरने के बाद नहीं फैलती। ठीक है, छानने पर इनको हम अलग नहीं कर सकते, और जब इनको हम स्टिल कर देंगे, रोक देंगे, तो ये तली में नहीं बैठ सकती। तो अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, और दूसरा क्या है? पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन क्या बताया हमने आपको? स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, वी कैन नॉट सी them by naked eyes, or a solution is stable. A solute particle cannot be separated from the solution by ordinary process. हम इसके जो कण हैं उनको अलग नहीं कर सकते, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 14, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या होती है बच्चों? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मास नंबर क्या बताया हमने आपको? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज द मास नंबर। किसी परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या बताया हमने आपको? किसी भी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला है आइसोबार। समभारिक क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज द आइसोबार्स। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं C6, ये 14C6 और 14N7। अब यहाँ भी 14 है, इसका भी मास नंबर जो है 14 है, इसका भी मास नंबर 14 है। ये समभारिक हैं, ये आइसोबार्स हैं। ठीक है ना? ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। K2SO4 क्या है? ये पोटासियम सल्फेट। क्या है ये? पोटासियम सल्फेट। और ये क्या है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्या है ये? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, वो क्या है? पोटासियम सल्फेट, नीचे वाला है कैल्शियम क्लोराइड। ये टू। अब देखिए सेकंड पार्ट में इसके क्या है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 का हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। आपने क्या ध्यान रखना, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। ठीक है, और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? HNO3। हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो 1 इंटू 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? 1, इसलिए 1 इंटू 14 हो गया, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 इंटू, इसलिए 3 इंटू 16 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 1 1 जा 1, प्लस 14 1 जा 14, प्लस अगला देखिए 16 तीय कितना आ जाएगा? 48। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 15 15 और 48, 63। ठीक है ना? 63 ग्राम इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मोल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल? मोल से क्या अभिप्राय है? 1 मोल का मान कितना होता है? अब मोल क्या होता है? अ मोल इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है ना? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित हों।
वो कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु आयन सब मिला के जो है, ठीक है ना। एक लिख देता हूं मैं यहाँ, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित हों, ठीक है। और पदार्थ के ग्राम में परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अमोल, देखो यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं, मोल इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल containing 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। और इसको हम जो है ना एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रोस नंबर। और 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हमारा थर्ड पोर्शन यहाँ पर पूरा हो गया, थर्ड पार्ट इसका। निश्चित अनुपात का नियम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट पोजीशन बाय मास, ठीक है। क्या बता, लिख दूं क्या, लिख देते हैं इसको, इन अ केमिकल सब्सटेंस द elements are always present in definite proportions by mass। और हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। क्या लिखेंगे, लिख देता हूं उसको भी, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। ये निश्चित अनुपात का नियम है। और इसको आप कैसे, एग्जाम्पल आपका कोई अब बता देता हूँ आपको इसमें। जैसे आप मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे एक वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। वाटर के एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब 1:8 के अनुपात में होती है, ठीक है ना। इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन 1:8, ठीक है। और टोटल अगर मान लो हम 9 ग्राम पानी लेंगे तो उसके अंदर 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन होगी। ये निश्चित अनुपात का नियम है। कहीं पे भी लेंगे पानी के यही वेट रहेगा। अगर 9 ग्राम पानी अमेरिका में लें, इंडिया में लें, पाकिस्तान में, कहीं पे भी लें, उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम 8 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन रहेगी। ये निश्चित अनुपात का नियम है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ हीलियम। 40 ग्राम हीलियम में हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखिए 40 ग्राम हीलियम में निकालने, पहले आप देखिए हीलियम का 1 मोल किसके बराबर होता है, 4 ग्राम हीलियम जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना, ये हीलियम ऐसे शो करते हैं,
तो ये इसका द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। तो 4 ग्राम हीलियम में 1 मोल होते हैं। तो 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? 1/4। और 40 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/4 गुना 40, 4 से 40 कट जाएगा, 10 मोल आ जाएंगे। ठीक है, द्रव्यमान जितना यानी कि उसका वस्तु का द्रव्यमान होता है उसको 1 मोल के बराबर हमने गिनना होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज आयन, गिव इट्स एग्जांपल। आयन किसे बोलते हैं? द चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयंस। ठीक है, परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करने के परमाणु आवेशित हो जाते हैं, इन कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, लिख क्या सकते हैं? देखियो, आयन क्या बताया हमने आपको? द चार्ज्ड स्पेसीज आर known as ions, known as ions। यानी कि परमाणु द्वारा जो परमाणु होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से बने जो आवेशित कण हैं वो आयंस कहलाते हैं। वो भी लिख देते हैं हम आपको यहाँ, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से बने कण आयन कहलाते हैं। और आयन नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अब जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिया तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन हो गए। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गए। ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब लाइफ साइंस का है, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया बच्चों। ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है जीवन की? कोशिका। हाउ मैनी हार्ट चैम्बर्स डज ए फ्रॉग हैव। मेंढक के हृदय कितने कक्षीय होता है? 3। ठीक है ना, 3 होता है, ध्यान रखना है। केवल जलचर में एक मगरमच्छ ऐसा है जिसका 4 कक्षीय हृदय होता है। विच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। विषाणुओं से होने वाले रोग का नाम बताइए। अब खांसी जुकाम भी ठीक है, डेंगू भी वायरस से होता है, ये सभी है, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, सभी जो है ये वायरस से होते हैं, विषाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं। अगला देखिए, द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बाह्य परत को? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल बोलते हैं बाह्य परत को। नेक्स्ट देखिए, विच रिसोर्सेज फिश में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किस स्रोत से मछलियां प्राप्त की जा सकती हैं? अब आपने बताना है, समुद्र से तो मछलियां मिल सकती हैं, ठीक है ना, अंतःस्थलीय जो स्रोत होते हैं वहां से भी मिल सकती हैं। तो और ए और बी दोनों ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम? अंतः फसलीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम? अंतः फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग। एक के अंदर दूसरी फसल लगाई तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग, अंतः फसलीकरण। नेक्स्ट में देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? जिंक, ये सूक्ष्म होते हैं। ठीक है ना, बाकी पोषक तत्व तो ये हैं परंतु ये सूक्ष्म नहीं होते, माइक्रो नहीं होते ये। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी में उन्होंने डिफरेंस पूछा है। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी में अंतर बताना है। आप देखिए, प्रोकैरियोटी कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटी कोशिकाएं क्या होती हैं।
जो प्रोकैरियोटी होती हैं बच्चों, उनका साइज स्मॉल होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटी का साइज स्मॉल होता है और यूकैरियोटी का साइज जनरली जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, ये लार्ज होती हैं, ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है प्रोकैरियोटी में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन्स वॉल जो है वो अब्सेंट होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन्स वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तीन अंतर बहुत है। और बता देता हूँ, देखिए जो प्रोकैरियोटी होती हैं बच्चों, इसका जो केंद्रीय कक्ष होता है वो अस्पष्ट होता है, और जो यूकैरियोटी होती है इनका केंद्रीय कक्ष जो है वो स्पष्ट होता है। दोबारा देख लीजिए, प्रोकैरियोटी जो है वो छोटी होती हैं और यूकैरियोटी जो है वो बड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रीय कक्ष जो है अस्पष्ट होता है, इसका जो केंद्रीय कक्ष है वो सुस्पष्ट दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर वगैरह अक्सर टीचर पूछते रहते हैं पेपरों में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टिशियस डिजीज। आजकल वैसे भी जो पीछे कोरोना चला था उससे आपको पता लग गया होगा किस प्रकार की जो है हम सावधानियां बरत सकते हैं विद्यालय में। देखिए क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हमें साफ पानी मिल जाए पीने के लिए, ठीक है। बच्चों को जो है बीमारी के बारे में सचेत किया जाए, ठीक, और समय समय पर उसकी वैक्सीन जो है वो बच्चों को दी जाए। तो ये सब उपाय जो हैं ऐसे उपाय हैं जो संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। देखिए अब और क्या हो सकते हैं, देखो संक्रामक रोगों से बचने के लिए अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसको अलग बिठा देना चाहिए, ठीक है ना। शुद्ध पानी मिल जाए पीने के लिए, और जो अगर स्कूल में कैंटीन है या बाहर कोई ठेले वाले बेचने वाले हैं तो उनके पास ढका हुआ होना चाहिए सामान, अन्यथा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, संक्रामक रोगों से बचने के जो टीके हैं वो लगवाने चाहिए। ये ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कार्बन सर्कल, कार्बन सर्कल का यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। देखिए कार्बन चक्र का चित्र यहाँ पर हमने दिया है आपको, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। नंबर 6, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियम्स एंड रेप्टाइल्स, जल स्थलचर और सरीसृप जंतुओं में चार अंतर बताइए। अब जल स्थलचर क्या होते हैं, जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है। और सरीसृप क्या होते हैं, केवल स्थल पे रह सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, इनकी जो त्वचा होती है उस पर शल्क नहीं होते, और जो सरीसृप होते हैं इनकी त्वचा पे शल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए क्लोम, फेफड़े या त्वचा तीनों होती हैं, और इसमें श्वसन के लिए केवल फेफड़े पाए जाते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो त्रिकक्षीय होता है, इनका हार्ट त्रिकक्षीय भी होता है, और मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में ऐसा है जिसका जो कोष्ठ है वो हृदय चार कक्षीय होता है, ठीक है। जल स्थलचर जो वाले लोग होते हैं ये जीव होते हैं, ये अंडे देते हैं, और सरीसृप वर्ग वाले लोग अंडे नहीं देते, ये जंतु अंडे नहीं देते। और जल स्थलचर में कौन से आते हैं, मेंढक है, टोंड है, सैलामेंडर हैगा, और सरीसृप में क्या है, कछुआ है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हो उसको, देयर स्किन इज ग्लैंडर एंड स्मूथ, जो एम्फीबियंस होते हैं। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, इनकी स्किन जो है वो नॉन ग्लैंडर एंड क्या होती है, ड्राई होती है, ठीक है। दूसरा और तीसरा क्या हो सकता है, दे डू नॉट हैव स्केल्स, इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते एम्फीबियंस की, और रेप्टाइल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल स्थलचर वालों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो सरीसृप वाले जो जंतु होते हैं इनमें इंटरनल जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। देयर एग्स हैव ए सॉफ्ट कवरिंग, इनके एग्स सॉफ्ट कवरिंग होते हैं, और देयर एग्स हैव ए हार्ड कवरिंग, इनके एग्स जो हैं वो हार्ड कवरिंग के होते हैं। दे लिव ऑन लैंड एंड एज वेल एज वाटर, दोनों में रह सकते हैं ये, और दे लिव ओनली ऑन लैंड। दे कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड लंग्स, बट दे कैन ब्रीथ ओनली लंग्स, ठीक है। ये हमने आपको जल स्थलचर और सरीसृप वर्ग में अंतर बताया है। अब 27वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम। अब जाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो है
जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या होता है, चौथा जाइलम फाइबर्स। क्या होते हैं इसमें, वाहिकाएं बोलते हैं इसको हिंदी में हम, ठीक है। वाहिका होती है इसमें, और क्या होते हैं, जो वाहिनिकाएं होती हैं इसको हम वाहिनिका बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है इसका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। नेक्स्ट देखिए, राइट द टू फंक्शंस ऑफ एरिसोल कनेक्टिंग टिश्यू। एरिसोल ऊतक के दो कार्य लिखो। ये कार्य क्या होते हैं वैसे, यह अंगों के भीतरी जो खाली स्थान होते हैं वहां भरा रहता है, अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत भी करता है ये, ठीक है, उनकी रिपेयरिंग भी करता है, ठीक। अब क्या बताएंगे आप इसको, इट फिल्स, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, द स्पेस inside the organs, space inside the organs। और ये क्या काम करता है, it supports internal organs। बच्चों, जो एरिसोल ऊतक होता है वह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में होता है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर होता है, नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, नसों और अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, क्या दोबारा बता रहा हूँ, इट फाउंड इन बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व बोन मैरोज, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या बताया मैंने आपको, एरिसोल ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर होता है और नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। क्या काम करता है, अंगों के जो भीतरी भाग होते हैं उसमें भरा रहता है ये, अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की टिश्यूज की ये रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या करना है, इसका डिस्टिंग्विश करना है, इसको कोशिका भित्ति के आधार पर इनका हमने आकलन करना है। देखिए देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। अब इसमें देखिए कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसमें कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेलुलोज की मिलकर बनती है, ठीक है। और इसमें कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। काहे की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है वो सजीव कोशिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिका जो है वो सजीव होती हैं, इनकी कोशिकाएं भी सजीव होती हैं, ठीक है। और स्केलेन्काइमा की कोशिकाएं जो है वो मृत होती है। सेलन कोशिका जो सेलेन्काइमा है, स्केलेन्काइमा है, उनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। अब देखिए तीसरा, अगर हम खाद्य भंडार की भी बात करें, मैं आपको सारे आधार बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। ये खाद्य भंडारण व यांत्रिक सहारा देने में कार्य करती है, ठीक है। क्या करती हैं, ये खाद्य भंडारण का काम करती हैं, ठीक है। इसमें जो है फूड जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, और उसको सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। और इसकी जो कोलेन्काइमा है केवल सहारा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, केवल सहारा प्रदान करती हैं, ये भी केवल सहारा प्रदान करती हैं। केवल पैरेन्काइमा में इसमें फूड जो है वो भंडारण होता है, ये भी ध्यान रखना। अब इस पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं वो कहाँ पाई जाती हैं, पौधे की जड़ में, तने में और पत्ते में। जड़, तने और पत्ते में। इसकी कोशिकाएं जो है तने और पत्ती की मध्य शिरा में, पत्ती की मध्य शिरा में। और स्केलेन्काइमा की कोशिका कहाँ पाई जाती हैं, तने में, फलों के गुद्दे में। ध्यान रखना है आपके, फलों के गुद्दे में यहाँ ये पाई जाती हैं। हमारा बच्चों ये प्रश्न पत्र पूरा हो जाता है। प्लीज
Like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.